Welcome participants. Welcome to the next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, in this lecture, we will discuss about portfolio evaluation and we will also discuss about exchange traded funds. In the previous lecture, we have understood the concept of portfolio and the concept of portfolio management. So let's recall portfolio management first before understanding the portfolio evaluation. हमने ये जाना था कि म्यूचुअल फंड एक बेस्ट एग्जांपल है पोर्टफोलियो का, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने मनी को फंड मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं और ये फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के थ्रू सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं और फिर इस रिटर्न को वापस से इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में हर इन्वेस्टर को यूनिट्स प्रोवाइड की जाती है पोर्टफोलियो की, और ये सारी यूनिट्स एक पर्टिकुलर एनएवी जिसको कि प्राइस कहते हैं उस पर प्रोवाइड की जाती है। तो हमने देखा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसका कि लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, राइट। तो ये इवैल्यूएशन मींस अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस। तो जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाएंगे, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम डिजाइन करेंगे, राइट, या अपना इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे, तो उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन से ही हमको आइडिया लगेगा कि उस पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है, राइट, मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है या मार्केट जितना ही परफॉर्म किया है। पार्टिसिपेंट्स, पोर्टफोलियो बनाने से पहले, इवैल्यूएट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पोर्टफोलियो का नेचर क्या है। एक पोर्टफोलियो अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, एक पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव नेचर का भी हो सकता है और सिमिलरली वो मॉडरेट नेचर का भी हो सकता है। जब हम अग्रेसिव प्लान की बात करते हैं तो ये ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें 60 to 70% इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्कीम्स में किया जाता है, यानी शेयर्स में किया जाता है, इक्विटी में किया जाता है। 10 to 20% इन्वेस्टमेंट बैलेंस स्कीम में किया जाता है, 10 to 15% लगभग इनकम स्कीम्स में रहता है और 5% के आसपास मनी मार्केट रिलेटेड इन प्रोडक्ट्स में पैसा डाला जाता है। कंजर्वेटिव प्लान्स के अंदर इक्विटी प्रोपोर्शन आप चेक कर सकते हैं, कम होता है। जैसे कि जो अग्रेसिव प्लान में 60 to 70% था, वो कंजर्वेटिव प्लान में लगभग 10% के आसपास ही रहता है, जबकि यहाँ इनकम स्कीम्स के अंदर पैसा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ज्यादा एलोकेट किया जाता है। तो कंजर्वेटिव प्लान्स का रिटर्न अग्रेसिव प्लान से कम तो आएगा, लेकिन गारंटी है, रिस्क कम है। कंजर्वेटिव प्लान्स आर वेरी लेस रिस्की। मॉडरेट प्लान्स आर ऑफ हाइब्रिड नेचर। इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी 30 to 40% रहता है और बैलेंस्ड स्कीम्स में भी जो है 40 to 50% रहता है, और इनकम स्कीम्स का भी जो इन्वेस्टमेंट है 20 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली कंजर्वेटिव प्लान्स रिटायर्ड लोग प्रेफर करते हैं, राइट। अग्रेसिव प्लान्स वो सभी प्रेफर करते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, राइट, यंगस्टर्स बेसिकली। एंड मॉडरेट प्लान्स बेसिकली इनकम से रिलेटेड है। तो जो भी इन्वेस्टर ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देख रहा है, मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, वो मॉडरेट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो हर प्लान का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। ओके, तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से पहले हमें उस पोर्टफोलियो का नेचर समझना चाहिए, उस स्कीम का टाइप समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो इवेल्युएशन कैसे किया जाए। वैसे तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो अपने आप में उसका परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, बट दैट इज नॉट द सफिशिएंट इंडिकेटर। पोर्टफोलियो की रिस्क को भी हमें देखना चाहिए, और 1 यूनिट रिस्क पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिल रहा है, अगर हम इसको मेजर करेंगे, अगर हम इस रेशो को देखेंगे, तो हमें पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा बेटर जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट रेशोज हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है, जिसमें कि शार्प रेशो है, टर्न्योर्स रेशो है और जेनसन्स रेशो है। इसके अलावा भी और भी मेजर्स होते हैं, बट दीज आर वेरी कॉमन। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको इन तीनों रेशोज का डेटा दिया जाएगा। तो आइए समझें कि इन तीनों रेशोज की मदद से एक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करते हैं। ये तीनों ही रेशो रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप पर बेस्ड है, यानी इन तीनों ही रेशो के फॉर्मूलों में रिस्क और रिटर्न दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। सो पार्टिसिपेंट्स, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेशो इज शार्प रेशो। The formula of Sharpe ratio is RP minus RF divided by sigma P. RP का मतलब है यहाँ expected return from a portfolio,
RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और सिग्मा पी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो ये जो न्यूमरेटर है ये बेसिकली हमें बता रहा है रिस्क प्रीमियम, कि एक यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको गेन हुआ। तो शार्प रेशो बेसिकली हमें टोटल रिस्क के रिस्पेक्ट में रिटर्न्स का आइडिया देता है, और बताता है कि 1 यूनिट का एक्स्ट्रा टोटल रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न एक स्कीम से हमको मिला। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी किया हुआ है, लाइक वी हैव टू पोर्टफोलियोज एक्स एंड वाई। इन पोर्टफोलियो एक्स द एवरेज रिटर्न इज 6.5, बट इन पोर्टफोलियो वाई द एवरेज रिटर्न इज 7.8। सो रिस्क फ्री रिटर्न इन द मार्केट इट इज 4.3। रिस्क फ्री रिटर्न यानी वो रिटर्न है जो गारंटीड है, जैसे कि एफडी पे मिलने वाला रिटर्न या ट्रेजरी बिल्स पे मिलने वाले रिटर्न, उसको हम रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वेरिएबिलिटी दिखाता है रिटर्न्स में, वो भी दे रखा है 0.08 और 0.20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को देखने से लग रहा है कि पोर्टफोलियो बाय ज्यादा रिस्की है, बट एट द सेम टाइम वो ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है। तो जब भी हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे तो पहले हम दोनों का रेशियो एस्टिमेट करेंगे, राइट। सो वी विल एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क फ्री रिटर्न, और ये जो डिफरेंस है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या रेशियो है, ये शार्प रेशियो इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो एक्स का शार्प रेशो 0.275 है, जबकि पोर्टफोलियो वाई का शार्प रेशो 0.175 है। यानी 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर पोर्टफोलियो वाई ने लगभग 0.175 यानी 1.75% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, जबकि पोर्टफोलियो एक्स ने 2.75 का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। तो जिसका भी शार्प रेशो बेटर होगा वो पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्मर कहलाएगा। तो Sharpe ratio is effectively the risk premium per unit of risk. Higher the Sharpe ratio, better the scheme is considered to be. Sharpe ratio of an equity scheme, it is not comparable with the Sharpe ratio of debt scheme, right? तो comparison करते वक्त ये advisable है कि एक तरह की स्कीम्स जैसे इक्विटी प्लान्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप शार्प रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं, बट आप इक्विटी प्लान्स के शार्प रेशियो को किसी और प्लान के शार्प रेशियो जैसे कि डेट और हाइब्रिड से कंपेयर ना करें, वो आपको मीनिंगलेस रिजल्ट दे सकता है क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। शार्प रेशियो इज वेरी कॉमनली यूज्ड मेजर जिसको कि हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी कहते हैं, जो हमें बताता है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो आप देखिए कि जो पोर्टफोलियो वाई हमको बेटर परफॉर्मर दिख रहा था शार्प रेशियो के अकॉर्डिंग, वो बेटर नहीं है, राइट। पोर्टफोलियो एक्स इज बेटर क्योंकि वहां कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट। 1 यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट हमें 2.75% का रिटर्न पोर्टफोलियो एक्स में मिल रहा है इस एग्जांपल में अकॉर्डिंग टू द शार्प रेशियो, तो इसे बेटर पोर्टफोलियो कहा जाएगा। नाउ अनदर टाइप ऑफ मेजरमेंट टूल इज टेन्योर्स रेशियो। पार्टिसिपेंट्स टेन्योर्स रेशियो बिल्कुल शार्प रेशियो के जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा को इस्तेमाल किया गया है। बीटा जिसे कि सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, जो कि हमें बताता है कि पोर्टफोलियो किस तरह लिंक्ड है मार्केट के इंडेक्स से। यानी अगर निफ्टी में 1% का चेंज आता है तो पोर्टफोलियो में कितना चेंज आएगा, इसको बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो अगर टेन्योर्स रेशियो में आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय बीटा पी को हम मेजर करते हैं। ओके, तो जिस भी पोर्टफोलियो का टेन्योर्स रेशियो हाई होगा वो बेटर परफॉर्मर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पोर्टफोलियो ए और बी में जहां पर बीटा अवेलेबल थे, जब हमने टेन्योर्स रेशियो एस्टिमेट किया तो पोर्टफोलियो ए का बीटा निकल के टेन्योर्स रेशियो निकल के आया 0.038, जबकि पोर्टफोलियो बी का यही रेशियो निकल के आया 0.033। तो बेटर पोर्टफोलियो ए के कॉन्टेक्स्ट में है। तो हायर द टेन्योर्स रेशियो बेटर द स्कीम इज टू बी कंसीडर्ड। टेन्योर्स रेशियो इट इज अ रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो ये हमें बताता है कि मार्केट रिस्क के कंपैरिजन में, जब शार्प रेशियो में बताता है टोटल रिस्क के कंपैरिजन में, जबकि टेन्योर्स रेशियो में बताता है मार्केट रिस्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न एक पोर्टफोलियो ने हमको दिया 1 यूनिट सिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट। ओके, सो द बीटा इज मोर रिलेवेंट फॉर द डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। तो जब भी टेन्योर रेशियो को यूज किया जाए तो इसको भी हम सेम नेचर की स्कीम्स में ही कंपैरिजन कर सकते हैं, right? So this is about Turner's ratio.
नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट रेशियो इज जेनसन्स अल्फा। टर्न्योर और शार्प की तरह ही जेनसन्स ने भी एक रेशो निकाल के दिया, बट ये रेशो इसे अल्फा कहते हैं, राइट। सो अल्फा का जो फॉर्मूला है, इट इज आरपी, रिस्क रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, माइनस आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ, जहां आर एम का मतलब है मार्केट का रिटर्न। तो जब भी किसी पोर्टफोलियो का अल्फा स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका मतलब है कि उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, राइट। वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा रहा है, तो यानी उसके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है। सो बीटा इज इंडिकेटर ऑफ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस। Positive beta is indicative of outperformance by the fund manager, whereas negative beta is indicator of underperformance by the fund manager. Okay, तो बीटा की तरह ही अल्फा को देखकर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो ने कितना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, राइट। सो दिस अल्फा इज बेसिकली यूज्ड फॉर aggressive portfolios and this is used for active portfolios. So in this way, you can compile the data related to various funds of Sharpe ratio, Terneu's ratio and Jensen's ratio, और आप हर फंड का जो शार्प रेशो है उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड आउट परफॉर्म रहा है, बेटर परफॉर्मर रहा है एज पर द शार्प रेशो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंड शार्प रेशो के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा निकल रहा है वो टर्न्योर्स रेशो के अकॉर्डिंग भी ज्यादा अच्छा निकलेगा। दीज आर थ्री डिफरेंट क्राइटेरियाज। Okay, and according to the criteria you may get different results. Okay, so Jensen's measures अल्फा वैल्यू है, जबकि टर्न्योर्स रेशो ये बेसिकली रिस्क प्रीमियम रेशो है विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, और शार्प रेशो रिस्क प्रीमियम रेशो है विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट ऑफ टोटल रिस्क। Now let's understand what is the ETMF, exchange traded mutual fund. Participants, same as shares in our stock market, we have ETF as well. इसको शॉर्ट में हम ETF कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बेसिकली ये वो सिक्योरिटीज हैं जो हाइब्रिड नेचर की हैं और एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग होती है शेयर्स की तरह ही। सो दीज आर नथिंग बट ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो आप कभी भी इन स्कीम्स को खरीद सकते हैं ड्यूरिंग अ डे, और कभी भी इन स्कीम्स की यूनिट्स को बेचा जा सकता है ड्यूरिंग अ डे फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। तो ETF खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ETFs आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, राइट, हुज यूनिट्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर बेसिकली कोई ना कोई अंडरलाइंग वैल्यू होती है, यानी जो स्कीम है उसकी वैल्यू किसी न किसी अंडरलाइंग असेट से निकलती है। तो अगर गोल्ड का ETF है तो वो गोल्ड की प्राइस से कनेक्टेड रहेगा, अगर बॉन्ड्स का ETF है तो बॉन्ड्स की प्राइस से कनेक्टेड रहेगा, डिबेंचर्स का ETF है तो डिबेंचर से रहेगा, कमोडिटी का ETF है तो कमोडिटीज से रहेगा। यानी जैसे ही अंडरलाइंग असेट की प्राइस फ्लक्चुएट होगी, चेंज होगी, ETF की NAV भी बदलेगी। So the major advantage of ETF is that here you get advantage of liquidity, यानी आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। ETF has a very transparent portfolio holding and predefined creation basket. Okay, so this allow arbitrageurs to create and redeem units every day, right? तो ये आपको कभी भी खरीदने या बेचने का ऑप्शन देता है। In a regular open-ended mutual funds, all purchase of units, all the purchase of units by investor on a day happens at a single price. अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो पिछले दिन की जो क्लोज्ड NAV है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स मिलेंगी, राइट। जबकि ETF में जो करंट NAV चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स मिलेंगी। तो बेस्ट बेनिफिट इसका ये है कि ETF अगर आप खरीदते हैं तो इसको खरीदने से स्टॉक एक्सचेंज में आप ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है इसका फायदा ले सकते हैं, क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन प्राइस यूजुअली NAV के नियर अराउंड होता है, बट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली NAV ही हो, राइट। सो यू मे गेट advantage of these prices. Now participants, if you look at this slide, तो यहाँ पर हमें ETF के बारे में कुछ और भी जानकारी मिलती है। Unlike regular mutual funds, an ETF trades like a common stock on a stock exchange, right?
The traded price of a ETF, it changes throughout the day like any other stock, and it is bought and sold on the stock exchanges. The main difference between ETF and the other type of index fund is that ETF doesn't try to outperform their corresponding index. यानी ETF कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि जिस इंडेक्स पर वो बना हुआ है वो उससे भी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे, right? So ETFs are not the outperforming portfolios, right? These are replicate of the index. Okay, so इनको बनाने में कॉस्ट भी कम आता है, राइट? दीज आर पैसिव पोर्टफोलियोज. तो ट्रेडिंग वैल्यू जो है ETF का वो नेट एसेट वैल्यू से ही निकलता है, बट यहाँ जो भी अंडरलाइंग स्टॉक है उसकी प्राइस मूवमेंट, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जैसे ही वो बदलेगी ETF की प्राइस भी चेंज होगी. आपने सुना होगा कि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, और जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो हमें उन 50 कंपनियों में से किसी एक, दो या तीन कंपनी के शेयर खरीदने का मौका मिलता है. बट अगर आप पूरा निफ्टी खरीदना चाहते हैं, पूरा पोर्टफोलियो खरीदना चाहते हैं, तो ये ETF के थ्रू पॉसिबल है. तो मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स के एक्सचेंज होते, ETFs होते हैं, राइट? जिनको हम खरीद सकते हैं. जैसे निफ्टी बीज इज वन ऑफ द ETF ऑफ इंडेक्स ऑफ निफ्टी. इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि इंडेक्स के ETF, गोल्ड के ETF, बॉन्ड के ETF मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है. एंड दीज आर सम एग्जांपल्स लाइक मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100, HDFC Sensex ETF, SBI ETF Sensex, Edelweiss ETF NQ30. तो आप देख सकते हैं ये इंडेक्स ETF में इंडेक्स एक बेंचमार्क है. तो जैसे ही सेंसेक्स बदलेगा, HDFC Sensex ETF भी बदल जाएगा, उसकी NAV भी फ्लक्चुएट हो जाएगी. गोल्ड ETF इसके अंदर बेसिकली अंडरलाइंग गोल्ड है, राइट? और जैसे ही गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, गोल्ड ETF भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जिनकी ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं. आजकल डिजिटल गोल्ड खरीदने का काफी ट्रेंड है, क्रेज चल रहा है, और ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है और फिर भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन यू शुड इन्वेस्ट थ्रू गोल्ड ETF. तो गोल्ड ETF क्या है? इट इज अ इंडेक्स्ड फंड, इट इज अ पोर्टफोलियो विच इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज, राइट? तो ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स जो बैंक्स की होती हैं उसमें पैसा लगाते हैं, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड, राइट, इन डिटेल. और ये जो गोल्ड ETF का NAV है, ये गोल्ड की प्राइस से फ्लक्चुएट होता है. तो जैसे ही गोल्ड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, गोल्ड ETF का प्राइस भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. तो जब भी आप ETF खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में यूनिट्स क्रेडिट होती है, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स, आर दीज ETFs ओनली फॉर स्टॉक्स? सो द आंसर इज नो, राइट? ETF इंडेक्स के भी हो सकते हैं, कमोडिटीज के भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स के भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट के भी हो सकते हैं, राइट? मल्टी एसेट फंड अवेलेबल है. तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो है, राइट? ये एक तरह का पोर्टफोलियो है जिसके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो विद अ लो वैल्यू ऑफ रिस्क. सो पार्टिसिपेंट्स, लेट्स समराइज दिस डिस्कशन. हमने इस लेक्चर में ये जाना कि पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है और ETF क्या है, right? So ETFs are essentially indexed funds that are listed and traded on exchanges like stocks. So it is a performance of ETF. अगर हमें ETF की भी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो हम इंटरनेट से डेटा ले सकते हैं, मनी कंट्रोल, याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट प्राइस क्या था, परसेंटेज चेंज कितना आया, असेट का साइज क्या है, NAV क्या चल रहा है, और रिटर्न्स कैसे रहे हैं, especially 1 week returns, 1 month return, 3 months return, 1 year, 2 year and 3 years return. और अकॉर्डिंगली जिस भी फंड के रिटर्न्स बेटर हो उस फंड में हम पैसा लगा सकते हैं. So ETF provides advantage of the investment through a portfolio, right, in the market which is similar to stocks, right? Thank you.